नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस। यूएस के अंदर विद इन द स्पैन ऑफ 36 आवर तीन वहां पे बैंक कोलैप्स होते हैं। पहले सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स होता है, उसके बाद सिग्नेचर बैंक और एक और बैंक होता है, मेरे को नाम याद नहीं, शायद फर्स्ट क्रेडिट बैंक है। ऐसे तीन बैंक कोलैप्स होते हैं। इसको जनरल स्टडी 3 इकोनॉमी डेवलपमेंट से आप रिलेट कर सकते हो, बैंकिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो समझते हैं ये पूरा कोलैप्स हुआ कैसे। से यूएस के अंदर बैंक है, पर बैंक का लेंडिंग रेट है। लेंडिंग रेट है में से जिस रेट पे बैंक लोन देता है, और बैंक को यूएस में रेगुलेट करता है यूएस फेडरल रिजर्व, उसको रेगुलेट करता है। अभी से बैंक का लेंडिंग रेट 4% है। कोई इन्वेस्टर है से, मैं इन्वेस्टर हूं और मैंने बैंक से 4% रेट पे लोन लिया और मैंने किसी स्टार्टअप को फंड कर दिया। अब मैं स्टार्टअप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक में जो मेजोरिटी ऑफ मनी है वो स्टार्टअप का है, एंड स्टार्टअप में भी स्पेशली टेक स्टार्टअप का है। तो इन्वेस्टर ने स्टार्टअप को फंड किया और स्टार्टअप को कहा कि देखो मैंने 4% पे लोन लिया है, मेरे को मिनिमम 6% का गेन चाहिए, तभी तो मेरे को 2% का प्रॉफिट होगा ना। अब स्टार्टअप के पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब से स्टार्टअप को अभी चाहिए 100 करोड़, बट उसको मिल गया है 500 करोड़। तो अब वो क्या करेगा, अपने एक्स्ट्रा मनी को किसी बैंक में रखेगा। तो उसने सिलिकॉन वैली बैंक में अपने पूरे मनी को पार्क करके रखा, क्योंकि उसको अभी कैश की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरूरत होगा। अब बैंक के अंदर पैसे मैंने रखे, तो बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी तो इनको देना पड़ेगा ना। तो इससे बैंक इनको इंटरेस्ट दे रही है 7% का, क्योंकि इन्होंने 6% पे लिया है, तो एटलीस्ट 1% का तो ग्रो होना चाहिए ना। तो बैंक इनको 7% का इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन बैंक को भी तो ये पैसे ऑन करने होंगे ना, उन्हें पॉकेट से तो दे नहीं सकता। तो बैंक ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया। अब सपोज करो कि बैंक ने किसी बिजनेस इन्वेस्ट किया और बिजनेस बंद हो गया, तो बैंक का तो पैसा लॉस हो गया। तो बैंक डिपॉजिटर को कैसे पैसा देगी। बैंक ने क्या किया सर, सबसे सिक्योर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें इन्वेस्ट किया, और वो है गवर्नमेंट बॉन्ड। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई स्टेट गवर्नमेंट, वो कोई बॉन्ड पेपर लेके आती है, उसको गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड के फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही फेल हो जाएगी तो बचेगा क्या। लेकिन प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड वो फेल हो सकते हैं। जैसे अब अदानी का आप देखो कि अभी से 1 महीने पहले जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट नहीं आया था, अराउंड 24 फरवरी, अदानी का शेयर 4,000 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड हो रहा था। बीच में वो लो होके 1100 पे चला गया था। तो 4,000 से 1100, और लोगों ने कहा कि ये और कम जाके 300 400 पे जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का कभी इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो इसने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट बॉन्ड में से फॉर एग्जांपल इसको 8% का इंटरेस्ट हो रहा है। अभी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा है, तो सबका काम चल रहा है कि बैंक ने 4% पे लेंड की दिया, इन्वेस्टर को ने 6% पे स्टार्टअप को दिया, स्टार्टअप को 7% मिल रहा है, और सिलिकॉन वैली बैंक को 8% मिल रहा है। अब डॉलर का फ्लो मार्केट में बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बहुत कम है। तो अब यूएस फेडरल रिजर्व सोचेगी कि हमारे कंट्री में बैंक का रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से डॉलर का फ्लो मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि डॉलर के फ्लो को रोकना चाहिए। और डॉलर का फ्लो मार्केट में ज्यादा है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, उससे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। जैसे कि अभी सपोज करो कि मैं क्रोमा में जा रहा हूँ और मेरे को एक मोबाइल फोन परचेज करना है। तो मैं बोलूंगा पैसे तो नहीं है, तो कहेंगे एक काम करो आप लोन पे ले लो, 10,000 का मोबाइल फोन है, आपको 10,200 देना पड़ेगा। मैं परचेज कर लूंगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा देना है। लेकिन सेकंड सिनेरियो में तो मुझे कहे कि 10,000 का मोबाइल है, यू हैव टू पे 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा देना है, मैं नहीं परचेज करूंगा। तो जब लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है, और मार्केट में पैसा ज्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा। तो यूएस ने क्या किया कि लास्ट 1 ईयर में उसने अपने रेट को 450 बेसिस पॉइंट, या सिंपल लैंग्वेज में कहें 4.5% उसने इंक्रीज किया। तो अब बैंक क्या करेगी, वो अपने लेंडिंग रेट को 8.5% कर देगी, क्योंकि ये बैंक यूएस फेडरल रिजर्व से लोन ले रही है। तो उसने उस हिसाब से रेट अपना चेंज किया। अब इन्वेस्टर को
एटलीस्ट 10.5% का गेन होना चाहिए। स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक से कहेंगे कि देखो आप हमें 11.5% का गेन दो, क्योंकि अब जो हमें फंड मिल रहा है वो 10.5% पे मिल रहा है। दूसरा, सिलिकॉन वैली बैंक जब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, उसको कहेगा कि आप हमें 12% का गेन दो। गवर्नमेंट कहेगी नहीं, 12% का गेन नहीं मिलेगा, क्योंककि गवर्नमेंट जो बॉन्ड है वो सिक्योर बॉन्ड है और इसमें इतना ज्यादा आपको गेन नहीं मिल सकता है। तो अब सिलिकॉन वैली बैंक का कंडीशन देखो, 11.5% पे वो ले रहा है स्टार्टअप से पैसे, और वो गेन कर रहा है 8%। 3.5% का उसको लॉस हो रहा है, और प्लस उसके अपने एक्सपेंसेस हैं। तो ऐसे करके सिलिकॉन वैली बैंक धीरे धीरे लॉस में जाने लगेगी, और जब मैं लॉस में जाने लगेगी तो धीरे धीरे इसका पैसा कम होने लगेगा। अब स्टार्टअप को पैसे चाहिए यूज करने के लिए। अभी तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, उन्होंने डाल दिया। 2 महीने के बाद उनको पैसा चाहिए। अब वो सिलिकॉन वैली बैंक के पास जाएगी। सिलिकॉन वैली बैंक कहेगी कि देखो आपने जो पैसे हमारे वहां पार्क किए थे, अभी तो नहीं है, एक काम करो आप 15 दिन बाद आना, हम आपको पैसे दे देंगे। अब डिपॉजिटर को लगेगा कि ये तो प्रॉब्लम है, बैंक के अंदर पैसे मैंने डाले हैं और बैंक अभी मेरे को पैसे रिटर्न नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम क्या है बैंक के पास। तो अब मैं बैंक्स को कहूंगा कि एक काम करो, मेरे 400 करोड़ आपके पास हैं, लेकिन अभी मेरे को 10 करोड़ का ही रिक्वायरमेंट था, पर पूरा 400 करोड़ ही मुझे विड्रॉ करना है क्योंकि मेरे को ट्रस्ट नहीं आ रहा है। तो अब डिपॉजिटर अपना पैसा निकालेंगे यहाँ से। जब डिपॉजिटर अपना पैसा निकालेंगे, तो ये डिपॉजिटर के अंदर एक पैनिक क्रिएट होगा कि बैंक लॉस में जा रही है, पैसा निकालना है। तो सारे लोग अपना पैसा बैंक से निकालने लगेंगे, और जब सारे लोग बैंक से पैसा निकालने लगेंगे तो बैंक के पास तो इतना पैसा है नहीं, तो बैंक डिफॉल्ट हो जाएगी। और बैंक जब डिफॉल्ट हो जाएगी तो बैंक बंद हो गई। अब जब ये बैंक बंद हो गई, तो इन्वेस्टर ने अपना सारा पैसा जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक में डाला था, मोस्टली से 90%। लेकिन उन्होंने अपना पैसा किसी और बैंक में भी डाला होगा, से सिग्नेचर बैंक में भी डाला है, फर्स्ट क्रेडिट बैंक में भी डाला है। तो वो सब बैंक भी धीरे धीरे कोलैप्स होगी। तो इस तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो रहा है। गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है इंडिया में और उसमें जो मेजर इन्वेस्टर होते हैं वो यूएस के इन्वेस्टर होते हैं या ब्रिटेन के, फ्रांस के, वहाँ के इन्वेस्टर होते हैं। तो सपोज करो कि मैं अभी एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं अपने इन्वेस्टर को कहूंगा कि सर मैं आपको 8% का ग्रोथ रेट दूंगा। तो इन्वेस्टर कहेगा कि आर यू फुलिश, कि मैं 8.5% पे बैंक से, यूएस के बैंक से पैसा लूंगा और 8% पे तुम्हारे वहां ग्रो करूंगा, मुझे गेन क्या होगा, मुझे तो लॉस हो रहा है। तो मुझे कम से कम 10% का ग्रोथ दो। लेकिन इंडियन मार्केट उतना डेवलप भी तो होना चाहिए ना कि 10% का ग्रोथ आपको देगा। अभी जितने भी आप टेक स्टार्टअप इंडिया में देखो, अन अकेडमी को देखो, बाइजू को देखो, पेटीएम को देखो, फोन पे को देखो, जोमेटो को देखो, दे आर गोइंग थ्रू लॉसेस। वाई दे आर गोइंग थ्रू लॉसेस? क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है कि अभी कस्टमर को बहुत ज्यादा डिस्काउंट दो, बहुत ज्यादा फ्री में दो, और एक बार कस्टमर बेस बन गया तो देन उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करो। लेकिन इंडियन कस्टमर्स आर वेरी स्मार्ट, कि जब तक फ्री मिल रहा है तब तक हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, जब फ्री मिलना बंद हो गया तो किसी और पे स्विच हो जाएंगे, है ना, या नहीं यूज करेंगे, जाने दो। अभी लग रहा है कि 10 रुपये जोमेटो का सर्विस चार्ज है, होटल से घर तक आने में, यूज कर रहे हैं। जब 100 रुपये हो जाएगा तो फ्री है ना, तो होटल में जाकर खा लेंगे, है ना। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो कंपनीज को इतना गेन नहीं हो रहा है, तो अपने इन्वेस्टर को कैसे गेन करेंगे? तो अब इन्वेस्टर कहेंगे कि एक काम करो, मैं अभी फंड नहीं करूंगा, जब कंडीशन सुटेबल होगा तो मैं फंड करूंगा। किसी इन्वेस्टर ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 100 करोड़ रुपया थोड़े टाइम के बाद मिलेगा, तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूंगा, वो बीच में ही रुक गया। अब उसका बिजनेस का ना एक्सपांशन होगा, ना रनिंग एक्सपेंसेस को कवर कर पाएगा। तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो इंडिया के स्टार्टअप पे होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि इन्फ्लेशन को जब कोई भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, उसको ये भी ध्यान में रखना है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने बहुत ज्यादा अपने रेट को हाइक कर दिया। 4.5% इज अनप्रेसिडेंटेड। आप आरबीआई को देखोगे तो 0.25% पूरे साल में करता है, तो 4.5% इसने किया तो बहुत ज्यादा है। तो जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी एक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए दूसरे प्रॉब्लम पे हम जाते हैं। और बैंक कैसा है कि जैसे बॉर्डर पे हम देखते हैं कि लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं हमारे बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, वैसे ही बैंक इकोनॉमी को सिक्योर करता है। अगर बैंक कोलैप्स होगा तो बहुत ज्यादा हैवोक लेके आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेके आएगा। तो
यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को, यूएस फेडरल रिजर्व ने 440 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया। 1 बेसिस पॉइंट इज 0.01% होता है। तो 450 मीन्स 4.5% आप कह सकते हो। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये कोलैप्स हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो इंडिया में स्टार्टअप है दे विल नॉट गेट इनफ फंड। हमारा जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा, बिकॉज जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स होंगे वो इंडिया से अपने पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसे से मनी ले रहे हैं और यहाँ पे कम गेन हो रहा है, तो अपने पैसे पैसे को वापस ले लेंगे। और जो बॉन्ड का यील्ड है, रिटर्न है, वो फेल हो जाएगा। रीजन, मैं 12% पे लोन ले रहा हूँ और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहां पे मुझे 8% मिल रहा है। तो फायदा क्या हुआ इन्वेस्टमेंट का? मैं काम करता हूँ यहाँ से पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ, एटलीस्ट अपने पॉकेट में तो रखूँ, या जिससे लोन लिया है वापस कर दो, कुछ गेन नहीं हो रहा है तो इससे बॉन्ड यील्ड हमारा फेल हो जाता है। डिपॉजिटर, जैसे हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, तो क्या हमारा पैसा बैंक में सेफ है? तो अगर यूएस के हिसाब से देखोगे तो नहीं सेफ है, क्योंकि यूएस के बैंक में मैक्सिमम जो बैंक डिपॉजिट होता है वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है, हाउस होल्ड सेविंग होता है, रिटेल कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है। बाकी इंडिया में देखोगे तो आप हाउस होल्ड और रिटेल सेविंग जो है वो मेजर डिपॉजिट होता है। तो अब जैसे कि एक शॉपिंग मॉल है, वो फेल हो गया, तो वो बैंक के सारे पैसे डूब जाएंगे। जैसे शॉपिंग मॉल ने बैंक से 100 करोड़ रुपए लिए, उसको लॉस हुआ, बैंक फेल हो गया। लेकिन ऐसे 100 ग्रोसरी शॉप है, सबने बैंक से 1 1 करोड़ रुपया लिया, तो सबके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। और दूसरा रीजन ये है कि सारे 100 ग्रोसरी शॉप ने लोन लिया, और 100 ग्रोसरी शॉप में 100 ओनर है। तो ओनर इस तरीके से काम करेंगे ताकि वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल लेके आए। लेकिन शॉपिंग मॉल में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो एम्प्लॉय हैं, वो इस तरीके से काम करेंगे कि उनको रेगुलर सैलरी मिले। तो इंडिया में जो बल्क ऑफ डिपॉजिट है वो हाउस होल्ड एंड रिटेल सेविंग है। तो इंडियन बैंक के कोलैप्स होने के चांसेस कम है। एक रीजन है, बट यूएस बैंक के अंदर बिग डिपॉजिट है, होलसेल डिपॉजिट है, उसके कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो हमारे बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है। तो सरकारी बैंक के कोलैप्स होने के कम चांसेस हैं। और वी हैव स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस बैंक है। प्लस इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। आपका बैंक में जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उस पर वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस आपको मिलेगा वो 5 लाख रुपए का। तो अगर आपने बैंक में 5 करोड़ रुपया रखा है, आपका 5 करोड़ भी डूब गया तो भी आपको 5 लाख ही मिलेगा, तो मैक्सिमम यू विल गेट 5 लाख। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इंडिया में बैंकिंग का रेगुलेशन आरबीआई के थ्रू बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में बैंक में डिपॉजिट का नेचर क्या है वो भी डाइवर्स है। और थर्ड, डिपॉजिट इंश्योरेंस है, तो लेस लाइकली है। बट रिसेंट टाइम में यस बैंक को देखा था, पीएमसी बैंक को देखा था, पंजाब नेशनल बैंक को देखा था, वो कोलैप्स हुए हैं। रेट ऊपर जाने के और ज्यादा चांसेस हैं। अभी मार्च 22 को फेड रिजर्व का मीटिंग है, तो ये और अप जाने के चांसेस हैं। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट और जाएगा, यानी अभी 4.5% हाइक है, दिस विल बी 4.75%। इससे बैंकिंग का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। अभी यूएस का जो पूरा मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना इकोनॉमी में, वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इनका मेन प्रायोरिटी है, रादर देन ग्रोथ को बूस्ट करना। तो दैट्स व्हाई ये अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टफ कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके से होता है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी जब मनी का फ्लो मार्केट में इंक्रीज होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जब मनी का फ्लो मार्केट में रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है।